अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वो खत्म, सोसी खत्म। सोसी खत्म हो गया। जब IS 8 पढ़ाऊंगा तो IS 8 के सवाल ज्यादातर सोसी के साथ मिक्स होते हैं, तो वो फिर मैं IS 8 के ही सवाल कह के करवा रहा हूँ। सोसी यही था, खत्म जी। यार ये ऑन स्क्रीन ऑन करनी। IS 33 ये शदीद न्यूमेरिकल है और आप के FAR 1 के बुजुर्ग आपको उससे डराते रहेंगे और उनके डरावे में आके आपने अगर हौसला छोड़ दिया तो आपको ये मुश्किल लगेगा। अगर हिम्मत हौसले से चलते रहेंगे तो चल जाएगा काम। न्यूमेरिकल है, बिल्कुल टोटल न्यूमेरिकल है। अर्निंग्स पर शेयर है तकरीबन। इसका मकसद यह है कि लिस्टेड कंपनी, अच्छा एक तो ये एप्लीकेबल ही लिस्टेड कंपनीज पे है, ये अनलिस्टेड पे एप्लीकेबल नहीं है। जो लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है या जो लिस्टिंग के प्रोसेस में है, ये उन पे एप्लीकेबल है। तो इस IS की ना जिंदगी का मकसद ये है कि जब कोई लिस्टेड कंपनी अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाए और 2023 2022 तो सेल्स और आगे नेट प्रॉफिट ये सब तो मिलियंस में लिखा नजर आ ही रहा होगा। इनकम स्टेटमेंट तो बनी होगी, लेकिन दुनिया वालों को ना क्विक असेसमेंट के लिए, जैसे एक टर्म इस्तेमाल होती है, शायद आपने कहीं सुनी हो कि किसी मुल्क की पर कैपिटा इनकम, ये क्या होती है? पर पर्सन इनकम। क्या फायदा है इसको कैलकुलेट करने का? किसी मुल्क की इकोनॉमिक हालत को ऑन एन एवरेज कि पर बंदा कमाई कितनी है, बहुत क्विक असेसमेंट करनी हो किसी मुल्क की इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में, तो उसके लिए होती है। क्या वो एग्जैक्ट फिगर होगी? तो इसी तरह जिन लोगों ने कंपनी में एज ओनर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो कौन लोग हैं? शेयर होल्डर्स। तो उनको ये प्रॉफिट तो नजर आ रहा है 250 मिलियन और पिछले साल 170 मिलियन था, बड़ी बड़ी फिगर्स नजर आ रही हैं, लेकिन एक क्विक परफॉर्मेंस की असेसमेंट के लिए कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो यहां पर ना एक फिगर कैलकुलेट करके दिखाए, अर्निंग पर शेयर ₹2.4, पिछले साल थी ₹1.8, अब ऊपर मिलियंस हैं, लेकिन अर्निंग पर शेयर एक क्विक असेसमेंट नजर आ रही है कि पर शेयर बेसिस पे कंपनी कितना कमा रही है। कंपनी ने ओनर्स का पैसा लिया, बदले में उनको शेयर इशू किए ना, तो पूरे मिलियंस के हिसाब से तो इनकम स्टेटमेंट ये है, लेकिन जल्दी से असेस करने के लिए ये भी एक फिगर IS ने जिम्मेदारी लगाई है कि ये भी एक फिगर दुनिया वालों को बताएं कि पर शेयर बेसिस पे आप कितना कमा रहे हैं। जैसे किसी मुल्क के अंदर GDP वगैरह का नाम सुना, क्या होता है? आप समझ लें एक मुल्क में टोटल कमाई कितनी है, यानी टोटल सेल्स वगैरह कितनी है, वो GDP है। रफली बता रहा हूं, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। तो अगर उस किसी मुल्क का GDP 500 बिलियन रुपए है, किसी का सिर्फ 50 बिलियन रुपए है, अब आप रेशियो वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो ये कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि किसी मुल्क में 500 बिलियन हो सकता है, लोग ही वहां 10 बिलियन हो, इतना तो दुनिया में नहीं है, लोग ही वहां 1 बिलियन हो, और जिस मुल्क का GDP सिर्फ 50 बिलियन लग रहा है, क्या पता लोग ही सिर्फ 200 वहां पर, तो ज्यादा अच्छा मैयर होता होगा पर कैपिटा इनकम। तो इसी तरह कंपनीज में इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट तो दिखा दिया, लेकिन अगर इसको किसी और कंपनी से कंपेयर करना है तो प्रॉफिट के कंपैरिजन की बजाय ज्यादा बेहतर चीज होती है पर शेयर प्रॉफिट। और आप लोग बहुत बड़े हो जाएंगे जब BFD CFAP में पढ़ेंगे, तो उसमें बिजनेस वैल्यूएशन एक टॉपिक है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन के लिए EPS इस्तेमाल होती है, यानी शेयर की मार्केट वर्थ निकालने के लिए EPS का इस्तेमाल होता है। तो कंपनीज की जिम्मेदारी लगाई है IS 33 ने कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बना के दे रहे हैं उसमें अर्निंग पर शेयर भी कैलकुलेट करके बताया करें। IS 33 ने यह सिखाना है कि कैलकुलेट करना कैसे। वैसे तो सिंपल सी बात है, टोटल प्रॉफिट को पर शेयर करना है तो क्या करें, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें, लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? नहीं, इसके लिए IS 33 बना हुआ है। तो IS 33 ने अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना सिखाना है, यह है IS 33 की बेसिक कहानी। यहां तक कुछ बात बनी? कोई बात नहीं बनी? अब इसकी तफसील में चलते हैं कि अर्निंग पर शेयर कितनी तरह की है और कैसे कैलकुलेट करनी है। अर्निंग पर शेयर है दो तरह की, एक कहलाती है बेसिक EPS और एक कहलाती है डाइल्यूटेड EPS। ये दोनों कैलकुलेट करके प्रेजेंट करनी होती है। बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS, IS 33 ने EPS की कैलकुलेशन सिखानी है, यानी डेबिट क्रेडिट नहीं है इस IS के अंदर। बेसिक EPS डेबिट और डाइल्यूटेड EPS क्रेडिट, यहां कुछ डेबिट क्रेडिट नहीं होने लगा। IS 30 ने सिर्फ यह बताना है कि इनकम स्टेटमेंट के फेस पे अर्निंग पर शेयर की जो फिगर बतानी है दुनिया वालों को, वो कैलकुलेट कैसे करनी है, ये IS 33।
तो ईपीएस दो होती हैं, एक बेसिक ईपीएस, एक डाइल्यूटेड ईपीएस। अगर ये लिखना हो किसी ने तो अब से ऑनवर्ड जब तक मैं डाइल्यूटेड ईपीएस की हेडिंग नहीं डालता, हम बेसिक ईपीएस की बात करने लगे। बेसिक ईपीएस बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय weighted average ordinary shares, weighted average number of ordinary shares outstanding during the year. जिस फार्मूले की इंग्लिश ही इतनी मुश्किल है तो फार्मूला कैसा होगा। तो बस ये इंग्लिश के ही अल्फाज हैं, ये वर्ड्स इसलिए याद कर लें क्योंकि एमसीक्यूज में काम आ सकते हैं, अदरवाइज ये कैलकुलेशन सिखाऊंगा इसकी। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। इसमें से पहले सीखते हैं न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। पहले न्यूमरेटर की करते हैं बात। न्यूमरेटर निकलेगा पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, इसकी अंग्रेजी का देखें, मतलब शायद टूटा फूटा समझ आई जाए। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, यानी वो प्रॉफिट जो इनके हिस्से में शायद आएगा बच बचा के, तो इनकी बारी कब आएगी? प्रेफरेंस वालों के बाद। इसलिए नेट प्रॉफिट में से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर लें, फिर जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स है। मैंने यहां पर सिर्फ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्यों लिखा है, रिडीमेबल क्यों नहीं लिखा? वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने से पहले ही हो गया होगा माइनस। कैसे? वो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, ये इसलिए इसके बाद लिखा हुआ है। रिडीमेबल वाला तो पहले ही माइनस हो चुका हुआ है। तो बेसिक ईपीएस का न्यूमरेटर ये है। सवाल लिखें। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 640,000 टैक्स 120,000 जी। पीबीटी बताया मैंने पता नहीं कितना, 640,000 और टैक्स बताया पता नहीं कितना 120,000। प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 50,000 50,000। प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 80,000 80,000। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स जी, एक बताया मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 50,000 रुपए, और एक बताया है प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 80,000 रुपए 80,000। और उसके बाद बता रहा हूं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 150,000। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 150,000, 1.5 लाख।
बेसिक ईपीएस बताइए। हाँ जी, पैट हो गया पीबीटी 640 और टैक्स 120, 520 ये हो गया पैट। और बेसिक ईपीएस बन जाएगी पैट माइनस इररिडीमेबल वाला प्रेफरेंस डिविडेंड 80,000 डिवाइडेड बाय 150,000, 2.9। 50,000 का कुछ नहीं किया, वो ऑलरेडी माइनस हुआ है, ठीक है, इसमें कोई तकलीफ परेशानी? जीबी वाले बच्चे को, मेरे प्यारे बच्चे जीबी वाले, कोई मुश्किल परेशानी किसी को नहीं? मैं लिख दूंगा कि मैं अपने बच्चे को लिख दूं? टू 2.93 ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये क्यूम्युलेटिव भी हो सकते हैं और नॉन क्यूम्युलेटिव भी हो सकते हैं। ये भी पढ़ाओगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस नहीं? अच्छा, प्रेफरेंस शेयर जिन लोगों के पास हैं उन्होंने बिजनेस को पैसा दिया है एज लेंडर, ओनर्स नहीं है ये लोग, तो इनको मिल क्या रहा है इनकी इन्वेस्टमेंट पे? प्रेफरेंस डिविडेंड, जो इंटरेस्ट है, लेकिन वो प्रेफरेंस डिविडेंड मिल रहा है। रिडीमेबल है तो उस एग्रीड टाइम तक मिलेगा, फिर इनका पैसा वापस हो जाएगा। और अगर इररिडीमेबल है तो जब तक कंपनी जिंदा है तब तक डिविडेंड मिलता रहेगा। और कितने % डिविडेंड? जैसे इंटरेस्ट का रेट तय होता है ना, इसका भी रेट तय होता है। क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो हैं कि अगर किसी साल कंपनी किसी वजह से इन लोगों को डिविडेंड ना दे सकी तो अगले साल देगी, वो क्यूम्युलेट हो जाएगा। किसी साल का डिविडेंड अगर किसी वजह से मिस हो गया तो वो अगले ईयर्स में देना पड़ेगा। लेकिन नॉन क्यूम्युलेटिव होते हैं कि अगर किसी वजह से डिविडेंड किसी साल में ना दे सके तो बस वो साल गया तो डिविडेंड मिस, बस अब अगले ईयर में उस मिस हुए साल का डिविडेंड नहीं देने की जरूरत। ये होते हैं नॉन क्यूम्युलेटिव। लिख लें, खुद उर्दू में लिख लें, उर्दू इंग्लिश पश्तो पंजाबी जैसे मर्जी लिख लें। दोबारा बताता हूं, जो इनका कॉन्ट्रेक्चुअल परसेंटेज डिविडेंड है, अगर किसी साल कंपनी ना पे कर सकी, प्रॉफिट्स नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो वो अगले ईयर्स में देना पड़ेगा। किसी साल का डिविडेंड से जान नहीं बच सकती, क्यूम्युलेट हो जाएगा वो। क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो हैं जिनका हर साल का डिविडेंड देना ही देना है। अगर किसी साल पैसे ना होने की वजह से ना दे सके तो अगले साल देना पड़ेगा। और नॉन क्यूम्युलेटिव वो है कि अगर किसी साल पैसे ना होने की वजह से डिविडेंड ना दे सके तो बस जान बच गई, वो वाला डिविडेंड स्किप हो गया। किसी साल में पैसे ना होने की वजह से डिविडेंड ना दे सके तो वो वाला डिविडेंड स्किप हो जाएगा, अगले ईयर्स में नहीं देना पड़ेगा वो। नहीं, जब ये कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है ना, तो कंपनी लोगों को जब ये ऑफर करेगी तो कंपनी कहेगी कि हम ये क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, बताएं किसने लेना है, या हम ये नॉन क्यूम्युलेटिव ऑफ इशू कर रहे हैं, बताएं किसने लेना है। तो कंपनी तो शुरू में एडवर्टाइज ही ये कह के करेगी, और ऑब्वियसली फिर डिविडेंड की परसेंटेज डिफरेंट होती होगी। लिखा? चले अब एग्जाम नोट ये लिख लें, ये न्यूमरेटर के हवाले से बता रहा हूं। इधर
इन केस ऑफ बस ये बता दिया, इन केस ऑफ इंग्लिश होती है ना, तो हाँ इंग्लिश में बता रहा हूं। ये क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव दो शाखें बना दी, बता दिया क्या होता है। अब मैं एक एग्जाम नोट बता रहा हूं। इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव irredeemable preference shares, cumulative irredeemable preference shares, in case of cumulative irredeemable preference shares, preference dividend will be deducted from numerator. Preference dividend will be deducted from numerator irrespective of whether declared or not. यानी अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं तो उनके डिविडेंड से चूंकि जान तो बच नहीं सकती, तो उस साल का ईपीएस निकालते हुए उसको माइनस करना ही करना। ये इस अंग्रेजी का मतलब। और सेम अंग्रेजी इन केस ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव, in case of non-cumulative irredeemable preference shares, in case of non-cumulative irredeemable preference shares, preference dividend will be deducted from numerator. Preference dividend will be deducted from numerator only if it is declared. Only if it is declared. Only if it is declared. यानी अगर किसी बिजनेस ने इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए तो बेसिक ईपीएस निकालते हुए उसका प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है कि नहीं करना। अगर क्यूमुलेटिव है तो करना ही करना है, और नॉन क्यूमुलेटिव है तो डिक्लेयर हुआ है तो करना है, डिक्लेयर नहीं हुआ तो नहीं करना। न्यूमरेटर तो यही है, न्यूमरेटर खत्म। अब आते हैं डिनोमिनेटर पे। अगर साल के शुरू में जितना शेयर कैपिटल था, साल के दौरान कुछ और शेयर इशू हुए, तो कॉन्सेप्ट आता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। जैसे जनरल बोरिंग में कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हुए वेटेड एवरेज में महीने ले रहे होते हैं ना, तो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें भी अगर ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू हुए हों तो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें आपको ड्यूरिंग द ईयर जो जो शेयर इशू होंगे वो मैं आपको इन मुख्तलिफ हेडिंग से एडजस्टमेंट्स कराता हूं। सबसे पहली चीज सिखाऊंगा अभी, इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट कैश एट फुल मार्केट प्राइस। ये सबसे बेसिक केस है, ये यानी सबसे बेसिक चीज ये है जो कराऊंगा सबसे पहले। उसके बाद फिर इसमें आगे एडजस्टमेंट्स डलेंगी, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, और वो भी एट प्राइस लेस देन मार्केट प्राइस, शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन। ये 5 चीजें एक एक करके सिखाता हूं।
ये करा रहा हूं पहले। एक टेबुलर वर्किंग सिखाऊंगा, जैसे वो जनरल बोरिंग में वो कैश फ्लो और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो महीने गिनना, तो बस कुछ उस तरह का टेबल बना के दिखाता हूं। अच्छा, पहले नॉलेज के लिए कॉन्सेप्ट बताता हूं, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो भी ठीक है, करना तो वैसे ही है जैसे ये बताऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। दो 2022 में कंपनी का पैट था 8 लाख और शेयर कैपिटल था 4000 शेयर्स, नहीं 40,000। 2023 में और शेयर्स इशू हुए और 50,000 शेयर्स हो गए, क्योंकि 10,000 और इशू हो गए। 2023 का पैट बढ़ना चाहिए, उतना ही रहना चाहिए, कम हो जाना चाहिए? बढ़ना चाहिए। क्यों? शेयर्स बढ़ने से प्रॉफिट क्यों बढ़ जाए? है? जी, कम होना चाहिए। ओनर्स ने और पैसा इन्वेस्ट किया, उस बिजनेस ने उस पैसे को इन्वेस्ट किया होगा, ग्रो किया होगा, तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। प्रॉफिट बढ़ के 9 लाख रुपए तक पहुंच गया। बेसिक ईपीएस 2022 में कितनी? जी 20। 2023 में 18। बेसिक ईपीएस कम हो जाए तो अच्छी बात है, ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। ज्यादा, क्योंकि ईपीएस अर्निंग पर शेयर है, तो अर्निंग ही ना, बताओ उसको पर शेयर बेसिस पे रहे, लेकिन इसका कोई मतलब यह है कि अगर कंपनी का टोटल प्रॉफिट नहीं समझ आ रहा तो बस समझ लो कि पर शेयर बेसिस पे इतना कमा रहा है, तो ज्यादा कमाए तो अच्छी बात है। ईपीएस कम हो गई तो जो लोग ईपीएस देखा करते हैं उनको यह लगेगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस कम हो गई है। अब जब पूरी पिक्चर बताई तो पूरी पिक्चर ये पता चली कि ये जो 10,000 शेयर्स और इशू हुए थे, ये हुए थे 1 जुलाई को, तो इनसे जो पैसा आया था उस पैसे को तो खेलने का मौका ही सिर्फ 6 महीने मिला था। तो जब इनको पूरा साल खेलने का मौका ही नहीं मिला तो उतना अच्छा तो फिर प्रॉफिट से ग्रो भी नहीं करना था। अगर इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहें तो फिर ऐसे करना चाहिए, 40,000 शेयर्स को तो पूरा साल मिला खेलने के लिए, लेकिन 10,000 शेयर्स को सिर्फ 6 महीने मिले, तो हमें फिर इनको महीने का वेटेड एवरेज कर देना चाहिए 45। और अब अगर 45,000 शेयर्स को इस्तेमाल करें तो ईपीएस फिर 18 नहीं, 9 लाख डिवाइडेड बाय 45,000 20 आ जाएगी। इस हरकत का मतलब यह नहीं था कि किसी तरह हम लोग ड्रामा करके ईपीएस सेम रख ले, नहीं, जिस हद तक फेयर पिक्चर दिखा सकते हैं वो पिक्चर दिखाएं। जब 10,000 शेयर से आए पैसे को पूरा साल मिला ही नहीं तो ईपीएस खराब, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हम कम से कम ये पिक्चर तो दिखाएं कि इनको मिले ही सिर्फ 6 महीने। तो ईपीएस में डिनोमिनेटर को अगर ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू हुए हों तो उन नंबर ऑफ शेयर्स को महीनों से एडजस्ट करना चाहिए। और आप में से जो लोग कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो ये तकरीबन ईपी जैसा कॉन्सेप्ट है कि इतने यूनिट्स पूरे और इतने सिर्फ 50% कंप्लीट, तो ये उस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो सही पर यूनिट कॉस्ट निकलती है ना, हम लोग पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए ईपी यूनिट से डिवाइड करते हैं, तो सही पूरी पर यूनिट कॉस्ट निकलती है। तो ये कुछ वैसा सा कॉन्सेप्ट है कि जितने शेयर्स पूरे साल मौजूद रहे उनसे आया पैसा भी पूरा साल इस्तेमाल होता रहा, और जितने शेयर्स पूरा साल इस्तेमाल ही नहीं हुए, नहीं, जितने शेयर्स को आए पूरा साल ही नहीं हुआ, कुछ महीने उनका पैसा इस्तेमाल हुआ, तो ये लाइक वर्क इन प्रोसेस, तो उसको भी साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ अगर कॉस्ट पड़े हुए हैं, ये ईपी की तरह का कॉन्सेप्ट है ताकि सही पर शेयर पता लगे। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू हो तो जो नए शेयर इशू होते हैं उनको कॉन्सेप्चुअली महीनों का टाइम एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए इनको 50,000 शेयर्स को कहेंगे कि वेटेड एवरेज 45,000 है। वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, यानी जितना अरसा ड्यूरिंग द ईयर आउटस्टैंडिंग यानी मौजूद इशूड रहे उसका भी साथ वेटेड वेट लिया जाए।
तो ये होते हैं वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको करना कैसे है वो मैं आपको एक टेबुलर वर्किंग से बता रहा हूं। अगर मिसाल लिखनी है तो मर्जी है लिख लें, फिर मैं एक सवाल के साथ टेबुलर वर्किंग सिखा देता हूं। बस एक सवाल करा के पढ़ाता हूं नमाज। सवाल लिखें। इस सवाल से ना मैं आपको ये वाले काम की एक टेबुलर वर्किंग सिखाऊंगा। शेयर कैपिटल बैलेंस, शेयर कैपिटल बैलेंस एज एट, अच्छा ये जो लिखी है ना मैंने बात, एट फुल मार्केट प्राइस, ये मैं अभी समझा नहीं रहा कि इसका मतलब क्या है फुल मार्केट प्राइस, ये तब समझ आएगा जब ये दोनों समझा लूंगा। क्या शेयर कैपिटल बैलेंस एज एट 1 जनवरी 23, शेयर कैपिटल बैलेंस एज एट 1 जनवरी 23, 6 मिलियन शेयर्स, 6 मिलियन शेयर्स on 1st April 23, on 1st April 23 company issued 400,000 shares, 4 लाख शेयर्स at full market price, at full market price on 1st October 23, on 1st October 23 1st October 23 company issued 600,000 shares, 6 लाख शेयर्स at full market price, 600,000 shares at full market price, पहले 4 लाख और उसके बाद अब 6 लाख। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 23, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 23 1.4 मिलियन, 14 लाख। मुझसे रिक्वायर्ड है बेसिक ईपीएस। अच्छा मैंने प्रॉफिट 23 नहीं बताया, फॉर द ईयर 23 प्रॉफिट बताया है 1.4 मिलियन। मुझसे रिक्वायर्ड है बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस के लिए जो डिनोमिनेटर है वो एक टेबुलर वर्किंग से निकालना पड़ेगा। डेट, एक दो वर्ड्स की अंग्रेजी की जगह छोड़िए, शेयर्स, बैलेंस शेयर्स, टाइम फैक्टर और आगे इनका वेटेड एवरेज। डेट, एक दो वर्ड अंग्रेजी के लिखने की जगह छोड़िए, शेयर्स, बैलेंस शेयर्स, टाइम फैक्टर और वेटेड एवरेज। ये कुछ जनरल बोरिंग की तरह कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, मंथ और आगे इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम वाली वर्किंग, कैश फ्लो, बैलेंस, मंथ, इंटरेस्ट, तो उसी तरह का टेबल है। सबसे पहले बीडी बैलेंस था 1 जनवरी 23 को, 6 मिलियन शेयर्स बैलेंस में मौजूद है। फिर इसके बाद 1 अप्रैल को नए शेयर इश्यू हुए 4 लाख और उनसे बैलेंस हो गया इतना। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को फिर नए शेयर इश्यू हुए 6 लाख और उससे बैलेंस बन गया 7 मिलियन। और जैसे हम उस वर्किंग में फुल स्टॉप लगाते थे तो ये 31 दिसंबर 23 ये फुल स्टॉप आ गया। इतने शेयर्स यानी 6 मिलियन कितने महीने तक रहे? 3/12 जरूर करना है। वहां भी हम करते जरूर थे लेकिन लिखता नहीं था, तो अब लिखना भी जरूर है क्योंकि वहां तो पता था ना इंटरेस्ट रेट लगा रहे हैं, तो उसमें तो स्टूडेंट कर ही लेता था बाय 12। अभी मिस कर जाएगा इसलिए मैं लिख रहा हूं बाय 12। फिर उसके बाद शेयर्स 6.4 मिलियन हो गए जो कब तक रहे? 6 महीने। फिर 7 मिलियन हो गए कब तक रहे? 3 महीने। दिस इनटू दिस, this into this, this into this, 1 और सिर्फ
आखिरी दफा, बार बार नहीं करूंगा, सिर्फ आखिरी दफा, सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए बता रहा हूं कि मैंने ये जो टेबल बनाया ना, ये कोई अजीब सा काम नहीं हुआ। ये हुआ ये है कि 6 मिलियन शेयर्स तो पूरा साल खेले हैं। जो 4 लाख शेयर्स हैं इनको खेलने के लिए कितने अरसा मिला? 9 महीने। और 6 लाख शेयर्स को खेलने के लिए 3 महीने। यही आता है, यही है ना? तो ये जो कॉन्सेप्ट बताया था किया वही है, लेकिन इस तरह आपने नहीं करना, क्योंकि अभी जब इसमें बोनस फैक्टर और राइट फैक्टर और टाइम वो कंसोलिडेशन फैक्टर और स्प्लिट फैक्टर और दो तरह के बोनस फैक्टर आएंगे, तो इसमें आपसे वो हैंडल नहीं होने। इसलिए ये टेबुलर वर्किंग ही बनाना। और बेसिक ईपीएस हो गई 14 लाख डिवाइडेड बाय 6450,000 पॉइंट। चलिए लेक्चर 75 में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।